हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित, आप लोग देख रहे हैं टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है साथियों, 2-4 क्लास आपकी जो है 2-3 दिन डिस्टर्ब थी। मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था साथी, थोड़ी व्यस्तता की वजह से। आज मैं आपको डीएलएड द्वितीय वर्ष का तृतीय सेमेस्टर 2023 का मैं प्रश्नोत्तरी हिंदी का कराने चल रहा हूँ साथी। ठीक है, आप लोग देखिए पहला जो है प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप लोग देखिए साथी, समझ में आएगा। वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं, तो वात्सल्य रस के सम्राट किसको कहा जाता है? तुलसीदास होंगे नहीं, रहीमदास भी नहीं होंगे। कौन होंगे साथी? सूरदास। कबीरदास भी नहीं होंगे। चलिए इसकी व्याख्या के बारे में थोड़ा समझिए। वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है क्योंकि उनकी कविताओं में वात्सल्य रस की उत्कृष्टता, भावपूर्णता और गहराई उजागर होती है, जो उन्हें एक अद्वितीय कवि बनाती है। इन्होंने यशोदा और कृष्ण के बीच ममता एवं वात्सल्य का बड़ी ही मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। वात्सल्य रस क्या होता है? ये भी भक्ति रस के ही अंतर्गत आता है, लेकिन प्रेम प्रेम में भी ये समाहित किया जाता है। किस में होता है? यह माता और बेटे के बीच में। ठीक है, माता और बेटे के बीच में। कहने का मतलब माता का उनके बच्चे के प्रति लगाव, बच्चे का उनके माता के प्रति लगाव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथी। अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ पूछा है, तो अंधे की लकड़ी का मुहावरा का अर्थ क्या होगा? एकमात्र सहारा। क्या होगा? एकमात्र सहारा होगा। ठीक है, स्वार्थी होगा नहीं, बिना श्रम के फल प्राप्ति होती नहीं है, इच्छा पूर्ण करना ये सब भी नहीं। बी ऑप्शन सही है। जैसे इसमें वाक्य प्रयोग दिया है, राम अपने बूढ़े माँ बाप के लिए अंधे की लकड़ी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है साथी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द। ठीक है, जो पहाड़ है उसके नीचे की भूमि, जो सम बराबर समतल भूमि है, उसके लिए एक शब्द है, तो उसको बोलते हैं अधिपत्का। ठीक है, अधितक्या, इसको बोलते हैं अधिथक्या। ठीक है, पहाड़ के नीचे की भूमि। और ऊपर के लिए क्या बोलते हैं? उपतक्या। ठीक है, जब पहाड़ के ऊपर की जो भूमि होती है उसको बोलते हैं उपपतका। ठीक है, तो पहाड़ के नीचे की भूमि, पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द हमारा क्या बनकर तैयार हुआ साथी? बी ऑप्शन जो अभी दिया गया, मैं आपका देखो रीडिंग करके बताया हूँ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, अभिव्यक्ति के उद्देश्य। अभिव्यक्ति के अर्थ या उद्देश्य। ठीक है, इसका अर्थ एवं उद्देश्य समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी अगर स्टूडेंट होता है या कोई भी व्यक्ति होता है जो अपने विचार को प्रकट करते हैं, वही उसकी अभिव्यक्ति होती है। इसमें पूछा है कि इसका उद्देश्य क्या होगा? भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास होता है। अभिव्यक्ति से क्या होता है? भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास, सही है। बोलने की योग्यता भी विकसित होती है, सही है। लिखने की भी योग्यता विकसित होती है, ये भी सही है। कहने का मतलब इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। क्या ऑप्शन होगा सही हमारा? डी ऑप्शन। ठीक है, अब थोड़ी सा इसकी व्याख्या समझिए। इसकी व्याख्या में समझने के साथ ही
अभी आपको इसके पहले मैं बताया हूँ कि अभिव्यक्ति का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति के विचार को प्रकट करना या बोलने की उनकी स्वतंत्रता, यही क्या है, उसकी अभिव्यक्ति है। ठीक है, चलिए 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं साथी। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है, तपस्वी का पूछा है तद्भव रूप। तपस्वी का क्या पूछा है, तद्भव रूप। तापसी होगा नहीं, तपसी होगा नहीं, तपासी होगा नहीं, ऑप्शन हमारा बी सही होगा। क्या होगा, तपसी। क्या होगा साथी, तपसी। चलिए अब आपका क्वेश्चन अत लघुत्री वाला आता है। ठीक है, अत लघुत्री। अब इसमें आप समझिए कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है, एक लाइन का क्वेश्चन है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी की रचनाओं में प्रेम, विरह और भावनात्मक गहनता देखने को मिलता है, इसलिए इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की क्या है, इनको मीरा बोला जाता है। ठीक है साथी, आपके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ। तुलसीदास का जन्म 13 अगस्त 1532 13 अगस्त 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्तों के साथ समाज सुधारक भी थे। इनके पिता का नाम आत्माराम, क्या था नाम, आत्माराम। ठीक, इनके पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था, आत्माराम दुबे, तथा माताजी का नाम हुलसी देवी था। उनकी रचनाएं क्या है, रामचरितमानस, रामलला नाहछू, बरवै रामायण तथा गीतावली, दोहावली, कवितावली, पदावली, ये सब इनकी रचनाएं तुलसीदास की थी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते मैं आपके। रचना की दृष्टि से शब्द के भेद बताइए। रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला भेद, ऋण या मूल शब्द, वे शब्द जिनके घटकों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जिनके घटकों के स्वतंत्र अर्थ कोई नहीं होता है, उन्हें ऋण शब्द कहते हैं, जैसे जल, अग्नि, घोड़ा आदि। चलिए यौगिक शब्द, यौगिक दूसरा, यौगिक और ऋण। ठीक है, तो यौगिक में साथी समझिए, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक ऋण शब्दों के योग से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे घर वाला, घर अलग है, वाला अलग है। पानी, पतंग, पानी पतंग दोनों को मिला करके लिखा गया है। ठीक है, जैसे रेलगाड़ी, रेल क्या है, रेलगाड़ी। ऐसे क्या है, घुड़सवार। ये सब क्या है, क्या है साथी, ये सब हमारे यौगिक शब्द हैं। ठीक है, चलिए योग ऋण में समझिए, तीसरा हमारा, वे यौगिक शब्द जिनका अर्थ घटकों के योग से भिन्न होता है। जो घटक के योग है उनसे क्या होता है, भिन्न होता है, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल नयन, सुंदर आंखें वाली, तीसरे का अर्थ को दे रही है। ठीक है, नीलकंठ, नीलकंठ भगवान शिव। ठीक है, इसमें क्या होता है साथी कि जिनका अर्थ घटकों के योग से भिन्न होता है,
योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया क्या, कमल नयन, तो कमल नयन से कहने से सुंदर आंखों वाली की बात कही जा रही है। और नीलकंठ में क्या है कि नीलकंठ कह देंगे तो भगवान शिव जी के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, चलते हैं साथी क्वेश्चन नंबर आपके 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्रिया किसे कहते हैं? वह शब्द जिससे किसी काम के होने या करने का बोध होता है। किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। राधा ने पत्र लिखा, राधा ने पत्र लिखा। रोहित खेल रहा है, क्या कर रहा है? खेल रहा है। खेलना एक क्रिया है। ठीक है, लिखना भी क्या है? एक क्रिया है। बात समझ में आ रही होगी। तो उपर्युक्त उदाहरण में लिखना और खेलना क्रिया को क्या कर रहा है? इंगित कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मौन वाचन की 2 विशेषताएं बताइए। मौन वाचन की विशेषताएं, मौन वाचन की विशेषताएं। मौन वाचन में अर्थ ग्रहण शीघ्र होता है। मौन वाचन में नेत्र और मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं। छात्रों को थकान से बचाता है। मौन वाचन में निपुणता का आना व्यक्ति के विचारों की पूर्णता का द्योतक है और भाषाई दक्षता पर अधिकार का सूचक है। मौन वाचन में समय की भी बचत होती है। मौन वाचन द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के जीवन में बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। सामूहिक वाचन के लिए मौन वाचन सर्वोत्तम है। मौन वाचन के समय छात्र चिंतन भी करता है। मौन वाचन के समय क्या होता है? छात्र चिंतन भी करता है। मौन वाचन के अवसर पर अध्यापक को छात्रों के पठन का निरीक्षण करना चाहिए कि जिससे बच्चे में किसी प्रकार की समस्या ना हो, कोई बाधा ना उत्पन्न हो, या कोई बच्चा सस्वर वाचन में तो नहीं पढ़ रहा है, इसका निरीक्षण अध्यापक को बीच बीच में करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 11। चलिए लोकोक्ति की 2 विशेषताएं बताइए। लोकोक्ति की भैया विशेषता बतानी है, इनकी विशेषताएं 2। लोकोक्ति के पूरे वाक्य का निर्माण करने में समर्थ होती है। अगला है, लोकोक्ति जीवन के अनुभवों पर आधारित होती है। किसके? जीवन के अनुभवों पर आधारित होती है। इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। लोकोक्ति का जो क्षेत्र होता है वह क्या होता है? विस्तृत, मतलब फैलाव बहुत बड़े आकार में, लेकिन वही मुहावरे का छोटा होता है। ठीक है साथी, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 12 नंबर। 12 है लघुत्तरी प्रश्न में। इसमें कहा है कि गद्य एवं पद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। गद्य और पद्य में अंतर बताना है। ठीक है, गद्य में और पद्य में। ठीक है साथी, चलते हैं। वाक्यों से बनी ऐसी रचना जो विचार प्रधान हो गद्य कहलाती है। पद्य में छंदबद्ध छंदयुक्त ऐसी संगीतात्मकता युक्त रचना जिसमें भाव एवं कल्पना की प्रधानता हो तो पद्य कहलाती है। कुल मिलाकर के इसका दोनों का निचोड़ यही है कि गद्य में क्या है, आप एक सस्वर वाचन करते हैं। पद्य में क्या है कि आप एक लय तुक बंद छंद के माध्यम से उसको गाकर पढ़ते हैं। ठीक है, जो गाकर पढ़ा जाता है वो पद्य होता है, जो गाया नहीं जाता है, जो गाया नहीं जा सकता है वो क्या होता है? गद्य होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है। अगले पॉइंट में साथी, गद्य के वाक्यों में विराम इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है। गद्य के वाक्यों में विराम इत्यादि के नियमों का क्या होता है? पालन किया जाता है। पद्य में इन नियमों का बंधन कोई नहीं होता है, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं होता है। तीसरा है कि गद्य में लय की कोई भूमिका नहीं होती है। गद्य में मैंने अभी आपको बताया कि लय की कोई भूमिका नहीं होती है, लेकिन
पद्य में गद्य एवं लय की विशेष भूमिका क्या होती है। चौथा पॉइंट है, गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं है। गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं है। पद्य की रचना छंदबद्ध एवं छंद युक्त होती है। पद्य की रचना क्या है, छंदबद्ध एवं छंद युक्त होती है। अगला पॉइंट है पांचवा, इसमें चिंतन मनन तर्क वितर्क विवेचना आदि की प्रधानता होती है। पद्य में हृदय तत्व की प्रधानता होती है। चलिए अगला पॉइंट है, वाक्य किसे कहते हैं एवं उनके प्रकार बताइए। वाक्य शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जो शब्द है उसका सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। उदाहरण, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। पक्षी क्या करते हैं, आसमान में उड़ते हैं। तो यह क्या है, सार्थक समूह वाक्य है। ठीक है, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो पक्षी आसमान में उड़ते हैं। सूर्य पूर्व से निकलता है, ये भी क्या है, सूर्य किधर से निकलता है, तो भैया सूर्य पूर्व से निकलता है। वाक्य के प्रकार, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो आपको इसके पहली वाली क्लास में सरल वाक्य के बारे में आपको साथी मैं बताया हूँ, संयुक्त वाक्य के बारे में बताया हूँ, मिश्रित वाक्य के बारे में बताया हूँ। वही क्वेश्चन फिर इसमें रिपीट हुआ है। ठीक है साथी, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलें तो इसमें भी देखिए वही 15 अगस्त वाला क्वेश्चन आपका फिर पूछा हुआ है। किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। तो भैया राष्ट्रीय पर्व मैं आपको बताया हूँ कितना होता है, तीन। एक होता है 26 जनवरी, एक होता है 15 अगस्त, एक होता है 2 अक्टूबर। क्या है यह, 2 अक्टूबर। यह क्या है, 15 अगस्त। ठीक है, और यह क्या है, जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। बात समझ में आ गई होगी। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। स्वतंत्रता दिवस पर देश भर में राजकीय अवकाश होता है। इस अवसर पर स्कूल, कॉलेज व सरकारी संस्थाओं में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। इस दिन अमर रहे शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व त्यौहार है। इस दिन देश भर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। स्कूल के बच्चों द्वारा देशभक्ति गीत, भाषण, कविता आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा झंडा क्या करते हैं, फहराते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय एवं उपसर्ग में अंतर स्पष्ट करते हुए उदाहरण सहित समझाइए। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। तो भैया क्या होता है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। मतलब उपसर्ग क्या होता है, आगे लगता है। जैसे कोई शब्द है राग, इसमें क्या लग गया, अनु, आगे उपसर्ग जुड़ गया तो बनेगा क्या साथी, अनुराग बन जाएगा। या इस अनुराग का अर्थ होता है क्या, प्रेम। ठीक है, तो इस तरीके से अर्थ का परिवर्तन कर देता है। ठीक है, आपको प्रत्यय के बारे में बताते हैं साथी। प्रत्यय के बारे में आप समझिए। चलिए और भी एग्जाम्पल इसमें दिया था, जैसे एग्जाम्पल दिया है क्या, ला उपसर्ग परवाह तो लापरवाह, उप उपसर्ग काल उपकार, अनुपसर्ग शासन अनुशासन। इस तरीके से यह है। अब है प्रत्यय, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। चलिए तो प्रत्यय में क्या है, भूधन खा भूखा, भूधन खा भूखा। ठीक, क्रोधन इत क्रोधित। यहाँ भू शब्द में खा प्रत्यय लगाने से भूखा से शब्द बना, क्रोध शब्द से
इत प्रत्यय लगाने से क्रोधित शब्द बना। ठीक है, इस तरीके से भू शब्द में खा प्रत्यय लगाने से भूखा हो गया और क्रोध शब्द में इत प्रत्यय लगाने से क्या बन गया, क्रोधित। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 16। कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। कहानी शिक्षण की उपयोगिता, कहानी शिक्षण ज्ञान की वृद्धि करने में उपयोगी होती है या होता है। दूसरा पॉइंट, कहानी शिक्षण विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति का विकास करने में उपयोगी होता है। तीसरा, कहानी शिक्षण बच्चों में अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता का या सृजनात्मक मतलब नए नए तरीके के विचार या विकास करने में सहायक होते हैं। किसके, उनके अभिव्यक्ति। ठीक है, अभिव्यक्ति मतलब विचार और विमर्श, जो विचार अंदर से प्रस्फुटित होते हैं या प्रकट होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह गद्य पढ़ने के लिए उत्साहित करने में सहायक होता है। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 17, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर बताने के लिए। चलिए आप देखिए, लोकोक्ति और मुहावरे में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करना है। मुहावरा लोकोक्ति में अंतर निम्न है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे में काल वचन पुरुष अनुरूप परिवर्तन हो जाता है, लोकोक्ति का स्वरूप अपरिवर्तित रहता है, मतलब वो बदलता नहीं है, मुहावरा बदल जाता है। चलिए अगला पॉइंट, इसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। किसका, मुहावरे का क्षेत्र क्या होता है, सीमित, लेकिन लोकोक्ति का क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है। चलिए अगले पॉइंट पर, अगला पॉइंट, मुहावरे की उत्पत्ति अरबी भाषा के मुहाविर से मानी जाती है। मुहावरा की उत्पत्ति क्या है, अरबी भाषा के मुहाविर से मानी जाती है। चौथा पॉइंट है, लोकोक्ति में, लोकोक्ति की उत्पत्ति लोक में प्रचलित उक्ति या कहावतों से मानी जाती है। तो लोक में प्रचलित उक्ति या कहावतों से मानी जाती है। चलिए अगला एग्जाम्पल, इसका अंतर 5वां है, मुहावरा में अंगूठा दिखाना अंधे की लाठी होना, इसमें क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर, भागते भूत को लंगोटी भली। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 और लास्ट क्वेश्चन है साथी। इसमें पूछा अभिव्यक्ति के साधनों का वर्णन करना है। अभिव्यक्ति के साधन, व्यक्ति द्वारा अपने मन के भाव एवं विचारों को प्रकट करना अभिव्यक्ति कहलाता है। अभिव्यक्ति के रूप या प्रकार, एक होता है मौखिक अभिव्यक्ति, अपने भाव एवं विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त करने को मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन चित्र पठन, वाद विवाद, कहानी पाठ, कविता पाठ, भाषण, चर्चा, परिचर्चा तथा अभिनय। ठीक है, अगला पॉइंट है लिखित अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति में क्या है साथी, अपने भाव एवं विचारों को लिखकर व्यक्त करने को लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। लिखित अभिव्यक्ति के साधन पत्र लेखन लिखकर दिया जाता है, कहानी लेखन ये भी लिखा जाता है, कविता लेखन, निबंध, आत्मकथा, नाटक लेखन आदि, ये सब क्या है, लिखित अभिव्यक्ति हैं। अब इसमें क्या है, मौखिक और लिखित में जो विचार और भाव मौखिक रूप से व्यक्त किया जाता है वो सब मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है, आपको बता दिए। लिखित में जिसमें लिख करके व्यक्त किया जाता है वो क्या होता है, लिखित अभिव्यक्ति होती है साथी। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। आपका जो 2023 का प्रीवियस ईयर का पेपर है साथी, वो सब मैं आपको पूरा करा दिया हूँ। आप लोग अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जोड़ने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।